नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें 2 क्लासेस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज के फिगर ऑफ स्पीच। लिटॉट्स सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है जो हम करने जा रहे हैं। लिटॉट्स इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज यूज टू अफर्म अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव सेंटिमेंट पर जोर डाला जाता है। मतलब कोई हम सकारात्मक भावना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन उसको नेगेटिव वे में कहा जाता है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज किया जाता है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को बताने के लिए। कहने का मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं करते, नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करके हम पॉजिटिव सेंटिमेंट बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ऐसा वाक्य जिसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो तो नेगेटिव, वाक्य जो है वो तो नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन उसका जो सेंटिमेंट, उस वाक्य का जो भाव है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या है? लिटॉट्स है। ध्यान रख लेना इस बात का। देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन आस्क मी हाउ आर यू, जब कोई बंदा मुझसे पूछता है कि मैं कैसा हूँ, आई माइट रिस्पॉन्ड, और मेरा जवाब क्या होगा? मेरा जवाब हो सकता है आई एम नॉट बैड। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मैं इतना मेरा मूड ख़राब नहीं है, मैं अपसेट नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इनफैक्ट दिस मीन्स दैट आई एम क्वाइट वेल। इसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ। आई एम नॉट बैड मतलब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इससे सेंटिमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो इसी को हम लिटॉट्स कह देते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव सेंटिमेंट को देना। कुछ और एग्जांपल देखिए। इट वॉजंट आ टेरिबल ट्रिप, तो ये ट्रिप जो थी इतनी भी बुरी नहीं थी। ठीक है, ये भयानक नहीं थी, टेरिबल नहीं थी। तो नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव सेंस आ रहा है। शी इज़ नॉट अनकाइंड, वो निर्दयी नहीं है, मतलब दयालु है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन। दे आर अनहैप्पी विद द प्रेजेंटेशन, मतलब वो खुश हैं। ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट। नॉट टू शेबी, इतना भी गंदा नहीं है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली वॉक इन द पार्क, तो ये पार्क में नहीं चल रहे हो तुम। जब किसी को ऐसी स्टेटमेंट दे रही है कि तुम पार्क में नहीं चल रहे हो, कहने का मतलब कहीं और चल रहे हो। ही डजेंट लुक टू प्लीज, वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहा है, कहने का मतलब दुखी है। दुखी है तो सैड की जगह प्लीज्ड वर्ड यूज़ किया, लेकिन नॉट लगा दिया उससे पहले, तो यही लिटॉट्स है। जब आप किसी नेगेटिव स्टेटमेंट से किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट को बताते हैं, उसको हम लिटॉट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा टॉटोलॉजी। ठीक है, टॉटोलॉजी क्या है? टॉटोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। मतलब सेम आइडिया को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, सेम आइडिया आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, लेकिन अननेसेसरी वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक ही सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होना कि एक वर्ड ने उस बात को बता दिए, फिर दूसरा शब्द अनावश्यक रूप से यूज़ हुआ है, उसको टॉटोलॉजी बोल देते हैं। देखिए कैसे, द इवनिंग सनसेट वाज ब्यूटीफुल, जो शाम का सूर्यास्त है वो बहुत ही सुंदर था। तो शाम का सूर्यास्त, अब सूर्यास्त शाम को ही होता है, सनसेट से पता चल जाता है कि शाम ही हो गई है, क्योंकि सूर्यास्त शाम को ही होता है। तो इवनिंग वर्ड यहाँ पर टॉटोलॉजी है। इवनिंग वर्ड का अननेसेसरी यूज़ है। अगर इतना बोल देते द सनसेट वाज ब्यूटीफुल तो भी सही था ये। ठीक है, तो इससे अपने को पता चल रहा है कि शाम के समय की बात हो रही है। तो ये अननेसेसरी वर्ड है इवनिंग। आई नीड ए न्यू हॉट वाटर हीटर, तो वाटर हीटर है, जब इसके नाम से पता लग रहा है कि वाटर हीटर है, पानी को गर्म करने वाला, तो हॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी टॉटोलॉजी है। आई नीड ए न्यू हॉट वाटर हीटर। लेट्स ज्वाइन इट टुगेदर, अब यहाँ टुगेदर वर्ड जो है ये टॉटोलॉजी। देखो, ज्वाइन इट का मतलब दोनों को आपस में जोड़ देना, या किसी चीज़ को आपस में जोड़ देना। अब ज्वाइन का मतलब भी जोड़ना है और टुगेदर का मतलब भी दोनों को एक साथ लाना है। तो टुगेदर शब्द का अननेसेसरी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको टॉटोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही ड्वेल्ट इन लोनली आइसोलेशन, वो एकांत अकेलेपन में रहता है। लोनली और आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन लिखती है, ही ड्वेल्ट इन आइसोलेशन, वो एकांत में रहता है। तो लोनली वर्ड यहाँ पर क्या है?
टॉटोलॉजी है, मतलब इसका यूज़ अननेसेसरी है। हमें आइसोलेशन से भी पता चल रहा था कि वो एकांत में रहता है, तो लॉनली वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। शी मे अगेन रीगेन हर प्रॉपर्टी, तो रीगेन का मतलब भी होता है दोबारा प्राप्त करना, ठीक है, दोबारा हासिल कर लेना, किसी काम को दोबारा करना। री लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, दोबारा वो काम हो जाना। लेकिन अगेन वर्ड यहाँ यूज़ किया गया तो दोनों का मतलब सेम है, तो एक ही सिमिलर मीनिंग को देने के लिए दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो एक वर्ड इनमें टॉटोलॉजी है। तो अगेन वर्ड का यहाँ यूज़ अननेसेसरी है। तो डेफिनेशन से पता चल रहा है द टॉटोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ अननेसेसरी वर्ड टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया। सेम आइडिया बताने के लिए अननेसेसरी वर्ड का यूज़ करना ही टॉटोलॉजी है। तो ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है एपिग्राम। तो एपिग्राम क्या होता है? एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग ऑफन इन पोएटिकल फॉर्म। तो एपिग्राम जो होता है एक छोटी सी कहावत होती है जिसको पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है। एक तरह की प्रोवर्ब है, एक तरह की कहावत है जिसको पोएटिक फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ ब्रीफ विटी स्टेटमेंट अबाउट ए टॉपिक। तो किसी टॉपिक को लेकर बड़ी ही चतुराई से दी जाने वाली स्टेटमेंट है, बड़ी चतुराई से, बुद्धिमत्ता से दिया जाने वाला कथन है। इट इज़ ऑफन स्टायरिकल एंड मेमोरेबल। ये बड़ा ही व्यंग्यात्मक और यादगार होता है। हम भूलते नहीं हैं अगर एक बार सुन लेते हैं तो, क्योंकि बार बार हमें ये सुनने को मिलता है तो हमें मेमोरेबल हो जाते हैं, याद हो जाते हैं ये, ठीक है। फॉर द सरप्राइजिंग वे इन विच इट एड्रेसेस अ सब्जेक्ट। इसमें किसी विषय वस्तु को बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इट क्लोजली रिसेंबल्स अ प्रोवर्ब। तो यह जो है एक प्रोवर्ब से मेल खाता है, मतलब एपिग्राम जो है एक तरह की प्रोवर्ब ही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल सुने होंगे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे बार बार जो रिपीट होते रहते हैं एक प्रोवर्ब के रूप में, उन्हीं को हम एपिग्राम बोल देते हैं। देखिए, अ गिफ्ट इज़ नेवर लिटिल। तो उपहार कभी छोटा नहीं होता, ठीक है, उपहार छोटा नहीं होता, तो ये भी एक एपिग्राम है। फेलर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलताएं सफलता के स्तंभ हैं। मैनकाइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार और वार विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। इंसान को युद्ध खत्म कर देने चाहिए, नहीं तो युद्ध इंसानों को ख़त्म कर देगा, मानवता को ख़त्म कर देगा। तो एक तरह की कहावत है, एक एपिग्राम है। लिटिल स्टॉक फेल ग्रेट ऑफ। मतलब कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह है कि छोटे छोटे प्रहारों से, कुल्हाड़ी के छोटे छोटे प्रहार से एक बहुत बड़े ओक के, बलूत के पेड़ को भी गिराया जा सकता है। कहने का मतलब धीरे धीरे करके सफलता हासिल हो सकती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ओके, अनदर गोल्डन रूल इज़ डोंट लूज़ योर कूल, ठीक है। तो अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहिए, ये एक गोल्डन रूल है। तो कहने का मतलब ये सारी कहावतें हैं, ये एक तरह के एपिग्राम हैं। तो इन्हीं प्रोवर्ब्स को हम एपिग्राम बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपिथेट। एपिथेट क्या है? एन एपिथेट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज, यूजुअली पिक्चर्सक्यू और स्ट्राइकिंग। मतलब एपिथेट एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव वर्ड या फ्रेज होता है, किसी चीज़ का वर्णन करता है जो कि बड़ा ही आकर्षक, मनोरम और स्ट्राइकिंग होता है। बहुत ही अद्भुत ढंग से किसी चीज़ को दिखाया जाता है, एक तस्वीर प्रस्तुत की जाती है। कहने का मतलब जब हम उस वर्ड्स को या फ्रेजेस को यूज़ करते तो हमारे सामने एक तस्वीर नज़र आने लग जाती है, हम हमारी कल्पनाओं में एक तस्वीर चलने लग जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एपिथेट कह देते हैं। मतलब किसी चीज़ का ऐसे वर्णन करना कि बोलने से, उस फ्रेज़ को बोलने से हमारे सामने उसकी तस्वीर चलने लग जाए, उसको हम एपिथेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेयर द सी मीट्स मून ब्लेस्ड लैंड। अब देखिए, मून ब्लेस्ड लैंड, इन वर्ड को देखिए कि चंद्रमा की चांदनी से भरी हुई धरती, ठीक है, दूध या सफ़ेद चांदनी से भरी हुई धरती। तो आपने मून ब्लेस्ड लैंड वर्ड पढ़ा तो आपके सामने एक तस्वीर नजर आई कि रात का समय था, चंद्रमा की चांदनी जो है धरती पर पड़ रही थी और समुंदर उससे मिल रहा था। तो एक तस्वीर सी आपके माइंड में चलने लग गई, इसी को कह देते हैं हम एपिथेट। नेक्स्ट देखिए, इन दैट रिच अर्थ आ रिचर डस्ट कंसील्ड।
रूपर्ट ब्रूक की शोल्जर पोएम में से लिया गया है, ठीक है। इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसेल, कि उस धनवान धरती में उससे बेधनवान राख जो है छिपी हुई है, अस्थियाँ छिपी हुई हैं। तो कहने का मतलब इंग्लैंड की धरती, रिच वर्ड इंग्लैंड की धरती की तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है, और वहाँ पर जहाँ पर इंग्लैंड का शोल्जर दफन है वहाँ पर क्या है, उसको रिच अर्थ कहा गया है। इंग्लैंड का शोल्जर जहाँ पे दफन उसको रिच अर्थ कहा, और उसकी अस्थियों को उससे भी रिचर कहा गया है। तो एक तस्वीर सी हमारे सामने नज़र आ रही है, बहुत ही आकर्षक और मनोरम तस्वीर है। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, तो इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न या मॉर्निंग, ये क्या है, खुशबूदार सुगंधित हवा। तो आप समझ सकते हो कि सुबह की जो हवा है कितनी सुगंधित होती है। तो एक तस्वीर हमारे सामने नज़र आती है, एम्बाल्म डार्कनेस। तो एम्बाल्म किसी चीज़ का लेप किया होता है, ढकी हुई एक डार्कनेस है, एक अंधेरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो ऐसी तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, इसी को हम एपिथेट बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, ट्रांसफर्ड एपिथेट और एपिथेट दोनों याद रख लेना। एपिथेट क्या है, जब किसी फ्रेज या वर्ड को पढ़ने से आपके सामने एक तस्वीर चलने लग जाए उसको हम एपिथेट बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है, अ ट्रांसफर्ड एपिथेट अकर्स व्हेन एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन दैट इट कैन नॉट लॉजिकली मॉडिफाई। मतलब एक ऐसे विशेषण का यूज़ करना, किसी नाउन से पहले ऐसे विशेषण का यूज़ करना कि लॉजिकली देखें तो वो हो नहीं सकता, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसकी विशेषता नहीं हो सकती। विशेषता किसी और चीज़ की होती है लेकिन उसके सामने लगा दी जाती है, ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस के लिए लगा दी जाती है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि जब आप ऐसे एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ऐसा एडजेक्टिव लगा होता है किसी नाउन से पहले, ठीक है, जो कि उसको लॉजिकली देखें तो मॉडिफाई नहीं कर सकता, मतलब सही लॉजिक नहीं बैठता, लेकिन फिर भी यूज़ किया होता है। देखिए कैसे, ही टॉस्ड फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज रेस्टलेस पिलो। तो वो करवटें बदलता रहा, ऑन हिज रेस्टलेस पिलो, अपने बेचैन तकिए पर। अब बेचैन वो खुद था या तकिया था, आप खुद देख सकते हैं। तो रेस्टलेस पिलो कहा गया है बेचैन तकिया। तकिया तो एक निर्जीव चीज़ है, वो तो जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा, बेचैन तो वो खुद था। तो इसलिए क्या है, पिलो को मॉडिफाई किया गया कौन से एडजेक्टिव ने, रेस्टलेस ने। रेस्टलेस मैन हो सकता है, बेचैन आदमी हो सकता है, लेकिन यहाँ पिलो को कह रखा है। तो बेचैन आदमी था लेकिन बेचैनी ने मॉडिफाई किसको कर रखा है, पिलो को कर रखा है, इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्लोमैन प्लोस हिज वेरी वे। तो जो भी प्लोमैन थे, हल चलाने वाले थे, वो थके हुए रास्ते पर चल रहे थे। क्या रास्ता थका हुआ था, वेरी वे का मतलब होता है थका हुआ रास्ता। तो रास्ता नहीं थका हुआ था, थके हुए प्लोमैन थे, लेकिन प्लोमैन से पहले वेरी ना यूज़ करके रास्ते के सामने यूज़ किया गया है, ये भी ट्रांसफर एपिथेट है। मतलब उस प्लोमैन की क्वालिटी को क्या है, जो प्लोमैन के सामने आना चाहिए था वो वे के सामने आया हुआ है। कहने का मतलब लॉजिकली ये फिट नहीं बैठता कि रास्ता कैसे थक सकता है, अगर सोच के देखें तो प्लोमैन थक सकते हैं। तो यही है ट्रांसफर एपिथेट। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट। स्लीपलेस नाइट, नाइट स्लीपलेस नहीं थी, ठीक है, वो स्लीपलेस था, लेकिन नाइट से पहले मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है। नाइट एक नाउन और उसको मॉडिफाई कर रखा है स्लीपलेस ने, ठीक है। ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ओके। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, ठीक है, स्माइलिंग लैंड। अब देखिए, लैंड मुस्कुराती हुई नहीं, ठीक है। ही स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड मतलब बहुत सी मुस्कुराहटें धरती पर फैला देना। तो अब क्या है, स्माइलिंग लैंड, लैंड को क्या है, मॉडिफाई कर रखा है, तो ये भी है ट्रांसफर एपिथेट। अब एक बात का ध्यान रखिए आप, जितने भी यहाँ वर्ड यूज़ हो रहे हैं एक पोइट्री के रूप में यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक तरह का पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है, ठीक है। तो एक पोइट्री के रूप में यूज़ हो रहा है, या पर्सोनिफिकेशन यहाँ आ जाता है ना, तो ज़्यादा सही पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि स्माइलिंग लैंड, मुस्कुराती हुई धरती, स्लीपलेस नाइट, वेरी वे, ठीक है, रेस्टलेस पिलो, ये एक तरह का पर्सोनिफिकेशन ही है। लेकिन पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन में नहीं है, ट्रांसफर एपिथेट है, तो हम क्या है, ट्रांसफर एपिथेट सही करेंगे। लेकिन पोइट्री के रूप में अगर पूछा जाए कि पोइट्री में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, कोई स्टैंजा वगैरह में से, ठीक है, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, ओके। तो
ट्रांसफर्ड एपिथेट एक तरह का मानवीकरण ही है, ऐसी चीज़ को क्वालिफाई करने, एक निर्जीव चीज़ को क्वालिफाई कर देना, ठीक है। तो एक लॉजिकली ये फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो आप पढ़ के देख सकते हैं कि एक तरह का ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स देखिए, प्लॉट की दृष्टि से देखें तो क्लाइमैक्स होता है चरमोत्कर्ष, जब स्टोरी बिल्कुल चरम सीमा पर होती है, किसी प्लॉट, किसी कहानी का कथानक बिल्कुल चरम सीमा पर होता है, उसको हम बोल देते हैं क्लाइमैक्स, ठीक है। चरमोत्कर्ष भी बोल देते हैं, ठीक है। जब जो ऑडियंस है, ठीक है, जो व्यूअर्स हैं, ये सोच रहे होते हैं कि व्हाट विल हैपन नाउ, कि अब क्या होगा, उसी को क्लाइमैक्स कह देते हैं। जो कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई नॉवल पढ़ रहे हैं हम, और उसमें जब हमारे माइंड में ये बात आ जाती है या ऑडियंस के माइंड में ये बात आ जाती है कि व्हाट विल हैपन नाउ, कि अब क्या होगा, वही क्लाइमैक्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कि एक सेंटेंस में क्लाइमैक्स किस तरीके से आता है, वो तो स्टोरी में या मूवी में होता है, पूरी कहानी चलती है, सीक्वेंस, ठीक है। तो वो तो क्या है, क्लाइमैक्स प्लॉट का क्लाइमैक्स होता है, ठीक है, चरमोत्कर्ष होता है। अब अपने क्वेश्चन में क्या एक सेंटेंस आ जाएगा, उसमें अगर क्लाइमैक्स पूछा जाता है तो वो किस तरीके का सेंटेंस होगा। तो क्लाइमैक्स क्या है देखते हैं। क्लाइमैक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेंस राइजेस बाय सक्सेसिव स्टेप्स टू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इम्प्रेसिव। मतलब हमारी जो संवेदनाएं हैं सक्सेसिव स्टेप में आगे बढ़ती हैं, लगातार आगे बढ़ती हैं, हमारी जो सेंसेस हैं आगे की ओर जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव, ठीक है। छोटे छोटे कदमों से बड़े कदम उठाते हैं, पहले थोड़ा करते हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। इस प्रकार से अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो ये है क्लाइमैक्स, एक ही सेंटेंस में दिया होता है, ठीक है। तो सक्सेसिव स्टेप का मतलब ये है कि धीमे धीमे से आगे बढ़ना, ठीक है, उसी को हम क्लाइमैक्स बोल देते हैं। आई केम, आई सा, आई कनकर्ड। मैं आया, ठीक है, मैं वहाँ आया, फिर उसको देखा, फिर उस पर विजय हासिल की। तो सक्सेसिव स्टेप है ना, पहले आया, फिर ही देखा, ठीक है, और फिर ही विजय हासिल की। अगर आता ही ना तो देखता ना और विजय ना हासिल होती। तो सक्सेसिव स्टेप में ये काम हुआ है, आई केम, आई सा, आई कनकर्ड। तो इस तरीके से इसको हम क्लाइमैक्स बोल देते हैं कि सक्सेसिव स्टेप में हमारे जो सेंस है जब आगे बढ़ते हैं। ही बेग्स, ही लाइज, ही स्टील्स, ही किल्स फॉर गोल्ड। तो वो भीख मांगता है, ये किसके लिए, पैसे के लिए, झूठ बोलता है पैसे के लिए, चोरी करता है पैसे के लिए, लेकिन मार भी देता है। तो ये सक्सेसिव स्टेप है ना, ठीक है। तो मारने से भीख मांगने की ओर जाएंगे तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, मारने से भीख मांगने की तरफ जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो वो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। लेकिन यहाँ हाईएस्ट, मतलब लो से हाई की ओर जा रहे हैं। वो भीख मांगता है, चलो अच्छी बात है भी, ठीक है, किसी को मारता तो नहीं है, मांग कर गुजारा करता है। लेकिन वो झूठ भी बोलता है, इससे थोड़ी सी बुरी है। भीख मांगता है, चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है उसकी, लेकिन झूठ बोलता है, ये तो मजबूरी नहीं है, ये उससे बुरी बात। चोरी करता है, फिर ये उससे भी बुरी है, और मार देता है, ये तो सबसे बुरी है। तो ये सक्सेसिव स्टेप हो गए ना, तो इसी को हम क्लाइमैक्स बोल देते हैं। एक सेंटेंस में कोई बात इन स्टेप्स में ऐसे कही गई है, पहले उसको थोड़ा क्वालिफाई किया, फिर उससे ज़्यादा किया, फिर उससे ज़्यादा किया, उसी को क्लाइमैक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एंटी क्लाइमैक्स। दिस इज अपोजिट टू क्लाइमैक्स एंड सिग्निफाइज ए ल्यूडिक्रस डिसेंट फ्रॉम द हायर टू लोअर। देखो, मैंने क्लाइमैक्स में बताया था कि धीरे धीरे सक्सेसिव स्टेप में आगे बढ़ते हैं, लेकिन ल्यूडिक्रस डिसेंट का मतलब है हास्यपूर्ण तरीके से पीछे की ओर जाते हैं, हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। तो क्या है, एंटी क्लाइमैक्स है। इन्हीं स्टेटमेंट को अगर उल्टा लिख दिया जाए, ही किल्स फॉर गोल्ड, ही स्टील्स, ही लाइज, ही बेग्स, तो ये एंटी क्लाइमैक्स हो गया। इसी को बैथोस बोल देते हैं, इसी को बैथोस बोल देते हैं, ठीक है। तो लोअर से हायर की ओर जब हमारे सेंटिमेंट्स जाते हैं, ठीक है, हमारे सेंसेस जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। और हायर से लोअर की ओर हमारे सेंसेस जब जाते हैं, उसको हम एंटी क्लाइमैक्स या बैथोस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शोल्जर फाइट्स फॉर ग्लोरी एंड शिलिंग अ डे। तो जो सैनिक है, सिपाही हैं, वो शान के लिए लड़ते हैं, और शिलिंग अ डे अपनी जीविका के लिए लड़ते हैं। तो कहाँ तो ग्लोरी हो गया, ठीक है, तो ये हायर सेंसेस है, और शिलिंग अ डे ये जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो ये लोअर सेंस है। तो हायर टू लोअर गया है, तो ये क्या है,
एंटी क्लाइमैक्स है। नेक्स्ट है आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। ठीक है, तो उल्टा हो रहा है ना। अगर हम लिखते आई फॉल, मैं गिरा, आई फेंट, मैं बेहोश हो गया, एंड आई डाई, और मैं मरा। तो इस तरीके से क्या है, ये तो हो गया क्लाइमैक्स, लेकिन ये उल्टा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटी क्लाइमैक्स। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कंप्लीट सिलेबस को करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।